झज्जरपुर नाम के गांव में एक राधा नाम की लड़की अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसे गाना गाने का बहुत शौक था, इसीलिए हमेशा गुनगुनाती रहती थी। पर उसकी सौतेली माँ रामवती को उसका गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन राधा धीमी आवाज में गाना गा रही होती है, तभी वहाँ रामवती आ जाती है। सत्यानाश हो इसका, सारी रोटियां जला मारी। गाने से ध्यान हटाओ महारानी और रोटियों पर ध्यान दो। तुम्हारी ये जली भुनी रोटियां हमसे तो ना खाई जाएगी। माफ करना माँ, गलती हो गई। वो मेरा ध्यान जरा। तभी राधा के पिताजी सत्यप्रकाश वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ? क्यों डांट रही हो उस बेचारी को? तुम्हें पता है ना, उसे गाना गाना कितना पसंद है, इसीलिए गुनगुनाती रहती है वो। पर उससे तुम्हें क्या परेशानी? अब वो बड़ी हो गई है, इस उम्र में उसे डांटना ठीक नहीं है। उसकी उम्र अब शादी की हो गई है। हमें तो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देनी चाहिए। शादी की बात सुनते ही राधा शर्मा कर अंदर चली जाती है। शादी? अरे शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे अब? अगर इस लड़की की शादी में इन्होंने सारे पैसे खर्च कर दिए तो मेरी सुमन के लिए तो कुछ ना बचेगा। ना ना ना, मैं ऐसा ना होने दूंगी। देखती हूँ इस लड़की की शादी कैसे होती है। उसके बाद सभी खा पी कर सोने चले जाते हैं। सत्यप्रकाश को सुबह जल्दी अंधेरे उठने की आदत थी, इसलिए वो सुबह 4 बजे ही उठ जाता है खेतों पर जाने के लिए। उसके साथ राधा भी उठ जाती है सत्यप्रकाश के लिए खाना बनाने के लिए। सत्यप्रकाश खाना लेकर खेतों पर निकल जाता है। पिताजी तो चले गए हैं, अब माँ के उठने से पहले पहले मुझे भी जाना होगा मनोहर से मिलने के लिए। मनोहर ठाकुर का बेटा था। मनोहर और राधा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पहाड़ी के पीछे बने खंडहर में वो दोनों रोज मिला करते थे। राधा गाना गाकर मनोहर को मिलने के लिए बुलाती थी। एक दिन रामवती चुपके से दोनों को मिलते हुए देख लेती है। वो फौरन ये बात ठाकुर को बता देती है। क्या उस घटिया सी लड़की की ये मजाल तो मेरे बेटे को फंसाने चली? पर मैं इस रिश्ते को और आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मार दूंगा जान से मैं उस लड़की को। राधा मनोहर से मिलने के बाद अपने घर की तरफ जा ही रही होती है कि तभी पीछे से ठाकुर और उसके गुंडे वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम कौन हो और मुझे क्यों पकड़ रखा है? जाने दो मुझे। जिस लड़के से अभी तू मिलकर आ रही है वो मेरा बेटा है। ए लड़की, दूर रह मेरे बेटे से, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठाकुर साहब माफ करना, पर मैं मनोहर से बहुत प्यार करती हूँ, उसे नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। राधा का ये जवाब सुनते ही ठाकुर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जलती मशाल उसके मुंह पर फेंक मारता है। जलती हुई मशाल राधा के मुंह पर पड़ने से राधा का पूरा मुंह जल जाता है और धीरे धीरे वही आग उसके पूरे शरीर पर फैल जाती है और राधा तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देती है। ठाकुर साहब, ये तो जलकर मर गई, अब इसकी लाश का क्या करें? इसकी लाश को उठाकर जंगल में फेंकाओ, जंगली जानवर इसे नोच नोच कर खा जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा फिर, समझे? ठाकुर और उसके सभी गुंडे राधा को जंगल में फेंक कर चले जाते हैं, पर रामवती चुपके से ये सब देख लेती है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मेरे रास्ते का कांटा तो इस ठाकुर ने बड़ी आसानी से हटा दिया, अब सब कुछ मेरा है। रामवती खुश होती हुई वहाँ से चली जाती है और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। सत्यप्रकाश के पूछने पर वो उसको बोल देती है कि राधा गांव के एक लड़के के साथ भाग गई। कुछ दिन बीतने के बाद एक रात जब सभी गहरी नींद में सोए हुए थे, तब गांव में एक चुड़ैल आती है और गाना गाते हुए अपने मुंह से आग निकालने लगती है। ये इतनी रात गए गाना कौन गा रहा है? अब तो गांव में वो राधा भी नहीं है, फिर दूसरा अब कौन आ गया गाना गाने वाला? चल कर देखती हूँ। खिड़की से बाहर झांकते ही रीना के पसीने छूटने लगते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल, हमारे गांव में चुड़ैल! अरे चैन की नींद सोने वालों, उठो और जरा अपने अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांक कर देखो, चुड़ैल घुस आई है इस गांव में। रीना का शोर सुनकर पूरा गांव उठ खड़ा होता है और कोई खिड़की से तो कोई घर का दरवाजा खोल चुड़ैल को देखने लगता है। चुड़ैल नहीं है वो, उधर देखो, वो चुड़ैल तो गाना गा रही है, पर गाने के साथ साथ उसके मुंह से आग भी निकल रही है। कहीं ये चुड़ैल गांव में आग न लगा दे। सभी लोग चुड़ैल का गाना बहुत ही ध्यान से सुनने लगे, पर चुड़ैल अब रोने लगती है और रोते रोते जोर से गाने लगती है।
जितनी जोर से वो गाना गाती उतनी ही तेज उसके मुंह से आग निकलती। वही आग की लपटें गांव में इधर उधर गिरने लगी और चारों तरफ आग ही आग दिखाई देने लगी। अभी तो तुम्हें मेरा गाना सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैं इतनी जोर से गाऊंगी कि तुम सबके कान फट जाएंगे, इतनी जोर से। चुड़ैल पूरा जोर लगाकर गाने लगती है और अब उसके मुंह से और ज्यादा आग निकलने लगती है। गांव के कई घर आग की चपेट में आ जाते हैं। अगर जल्द से जल्द इस चुड़ैल को गांव से नहीं भगाया तो ये चुड़ैल हम सबको बहरा बना देगी और हमें इस आग में भून कर खा जाएगी। इसे जल्द से जल्द भगाओ यहाँ से। आ, आ, ये सच में हमें बहरा बना कर छोड़ेगी। अरे खड़े खड़े सब देख आ रहे हो, इसे इन पत्थरों से मार मार कर भगाओ, जल्दी करो। पत्थरों की मार मुंह पर पड़ते ही चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। सत्यानाश हो उस चुड़ैल का, मेरा पूरा का पूरा घर चला गई। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। दुखी मत हो राखी बहन, जब तक तुम अपना घर तलाश नहीं कर लेती तब तक तुम मेरे घर पर रहो आराम से। वो चुड़ैल गांव में बहुत नुकसान कर गई है, जानवरों को भी काफी चोटें आई हैं। हे भगवान, दोबारा वो चुड़ैल इस गांव में आकर गाना ना गाए, क्योंकि ये सबको समझ तो आ ही गया होगा कि वो चुड़ैल गाने के साथ साथ अपने मुंह से आग भी निकालती है। चुड़ैल चली जाती है, पर वहाँ से वो सीधा गांव वालों के खेतों में घुस जाती है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर गाना गाने लगती है, वो भी एक दुख भरा गाना। ये चुड़ैल तो फिर शुरू हो गई। भाइयों, कुछ भी कहो, पर चुड़ैल की आवाज है बहुत सुरीली, पर एक गड़बड़ है। जब ये गाती है तो अपने मुंह से आग भी साथ में निकालती है और आसपास का सब जलाकर तबाह कर देती है। वहाँ खेतों में बैठकर चुड़ैल रोते रोते गा रही थी और उसके मुंह से काफी आग भी निकल रही थी। इससे पहले कि सभी लोग वहाँ आते, चुड़ैल खेतों में आग लगा चुकी थी। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि चुड़ैल खुद ही आग से डरने लगती है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, ये आग मुझे जला रही है। इस आग से मेरा चेहरा बहुत जल रहा है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। गांव के सभी लोग चुड़ैल का ऐसा व्यवहार देखकर हैरान थे। थोड़ी ही देर में चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। उसके जाते ही सभी लोग खेतों में लगी आग बुझाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। वहाँ सत्यप्रकाश घर के एक कोने में बैठकर राधा को याद करके रो रहा होता है। तभी सत्यप्रकाश को गांव में शोर सुनाई देता है और वो बाहर देखने चला जाता है, पर वो क्या देखता है कि मुंह से आग निकालने वाली चुड़ैल ठाकुर के पीछे भाग रही थी। ठाकुर आगे आगे और चुड़ैल मुंह से आग निकालती हुई उसके पीछे। भाग भाग, तू कहाँ तक भागेगा, भाग, तू कहीं भी भाग, पर आज मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी, जैसे तूने मुझे किया था। ठाकुर फौरन सत्यप्रकाश के पीछे छिप जाता है। सत्यप्रकाश, मुझे बचा लो, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, नहीं तो ये मुझे जला देगी। पिताजी, तुम्हारा बेटा आ गया है। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें इस चुड़ैल से बचाऊंगा। ए चुड़ैल, छोड़ दे मेरे पिताजी को और जा यहाँ से। एक दिन ऐसा था जब तुम मुझे बोलते थे कि मत जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। आज तुम मुझे देखकर यहाँ से भागने को बोल रहे हो। रामवती छिपकर सब देख रही थी और उसे शक भी था कि कहीं राधा ही तो मरने के बाद चुड़ैल नहीं बन गई और अब वो सबसे बदला लेने आई है। डर के मारे वो अपना मुंह खोल देती है। ये सब इस ठाकुर का किया धरा है, मैंने कुछ नहीं किया। इस ठाकुर ने राधा को मारा जलाकर। मैंने खुद देखा था छिपकर उसे जलाते हुए, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसके बेटे की शादी राधा से हो, और ये चुड़ैल शायद राधा ही है। मैंने सही कहा ना। रामवती का मुंह खुलते ही सबको राधा के बारे में पता चल जाता है कि वही चुड़ैल बनकर आई है। ठाकुर भी रामवती के बारे में सब बता देता है कि उसी ने आकर उसके कान भरे थे कि राधा और उसका बेटा छुपकर मिलते हैं। मनोहर चुड़ैल का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगता है और अगले जन्म में फिर से मिलने का वादा करता है। एक गांव में रोशनलाल नाम का बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। वो गरीबों की भी बहुत मदद करते थे, इसलिए गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। कई लोग उनसे चिढ़ते भी थे। पाखंडी है वो रोशनलाल, सब दिखावा करता है लोगों के बीच में बने रहने के लिए। एक दिन रोशनलाल अपनी पत्नी शीला और बेटे गुड्डू के साथ बैठे होते हैं
तभी रोशनलाल को जोर का दिल का दौरा आता है और उनकी मौत हो जाती है। ये आपको क्या हो गया? आंखें खोलो जी, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। पिताजी, पिताजी आंखें खोलिए पिताजी। उधर कालीचरण मन ही मन खुश हो रहा होता है। अच्छा हुआ मर गया, बहुत देवता बना फिर रहा था। अब मैं ही रहूंगा गांव का एक अकेला सेठ। रोशनलाल के मरने के बाद तो मानो उसके परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रोशनलाल की माँ भी बीमार रहने लगती है और साथ ही साथ उसके जमा किए सारे पैसे तेजी से खर्च होने लगते हैं। कुछ ही समय में उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। बेटा, आज रात किसी तरह से गुजार लो, मैं कल दिन में कहीं न कहीं से तुम्हारे खाने का इंतजाम कर लूंगी। माँ, तुम रो मत, मुझे भूख नहीं लगी, मैं सो जाता हूँ। लेकिन तभी रोशनलाल की माँ शकुंतला वहाँ आती है। आजा गुड्डू मेरा छोटा रोशन, आजा बेटा, देख देख दादी उसके लिए क्या लाई है। बहू, एक काम करो, तुम गुड्डू को खाना दे दो, उसके बाद हम दोनों भी खा लेंगे। शीला वैसा ही करती है। गुड्डू को खाना खिलाने के बाद वो और शकुंतला खाना खाने के लिए बैठते हैं। माँ, तुम ये खाना कहाँ से लाई हो? अरे बेटी, तुम भी ना, चलो चुपचाप खाओ, खाना खाते समय ऐसी बातें नहीं करते। नहीं माँ, जब तक मुझे आप सारी बात नहीं बताओगे मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। फिर शकुंतला शीला को बताती है कि कैसे वो गांव वालों के घरों में बर्तन धोने और झाड़ू पोछे का काम कर रही है और उससे ही उसे ये पैसे मिले हैं। सब कुछ सुनने के बाद शीला को रोना आ जाता है। माँ, माँ अब धन्य है, शायद मेरी अपनी सगी माँ भी मेरे लिए इतना नहीं करती, लेकिन अब आप कल से कहीं नहीं जाएंगी, मैं इस घर की जिम्मेदारी उठाऊंगी। फिर अगले दिन से शीला लोगों के घरों में जा जाकर उनके बर्तन पोछा करने लगती है। एक दिन, सेठ जी, मैं आज जरा जल्दी जा सकती हूँ? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। क्या तुम क्या करोगी जल्दी जाकर? तुम्हें वही दाल चावल ही तो खाने हैं। कौन सा रोशनलाल तुम्हारे लिए कोई खजाना छोड़ गया है? भला गरीब भी कभी जन्मदिन मनाते हैं? ये सब घर के दरवाजे पर खड़ा गुड्डू सुन रहा होता है, जो कि अपनी माँ से मिलने आया होता है। वो शीला से मिले बिना ही घर चला जाता है और जब रात में शीला घर आती है। आज मेरे राजा बेटे का जन्मदिन है, फिर भी इतना मुंह लटका कर क्यों बैठा है? माँ, मैंने सेठ कालीचरण के यहाँ हुई सारी बात सुन ली है। आप वहाँ मत जाया करो, नहीं तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। आपको कितना भला बुरा कहता है। वो मुझे भला बुरा थोड़ी कहता है बेटा, वो तो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी जैसा नहीं बन पाया। न समाज में उसकी इतनी इज्जत हुई जितने तुम्हारे पिताजी की थी। बस इन सब से वो चलता है। और ये मरने मारने की बात कहाँ से सीख रहे हो? बनना है तो अपने पिताजी जैसा बनो। देखा था ना सब उनकी कितनी इज्जत क्या करते थे। तुम ठीक कहती हो माँ, मैं अब से पिताजी जैसा बनने की कोशिश करूँगा। वो गांव के बाहर एक कूड़ेदान के पास बैठा होता है। तभी उसे कुछ कांच की बोतलें मिलती हैं। वो उन्हें इकट्ठा करता है और एक बड़े कबाड़ी को बेच देता है। अरे वाह, क्या बढ़िया काम है। पुराना कबाड़ उठाओ और बेच दो और कबाड़ के बदले में पैसे भी ले लो। फिर गुड्डू रोज यही करता। वो गांव में कबाड़ जमा करता और बड़े कबाड़ी को बेच देता और उसे पैसे मिल जाते। एक दिन वो साड़ी की दुकान देखता है। अरे वाह, कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं, एक माँ के लिए ले लेता हूँ। उस बेचारी के पास एक भी साड़ी नहीं है। फिर गुड्डू दुकान के अंदर जाता है और एक साड़ी पसंद करता है। मुझे ये वाली साड़ी चाहिए। बेटा, ये बहुत महंगी है, तुम कोई दूसरी ले लो, ये तो हजारों रुपए की है। लेकिन मुझे तो ये साड़ी ही पसंद है माँ के लिए। कोई बात नहीं, आप रख लो, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। तुम ये साड़ी ऐसे ही ले लो बेटा, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ,
तुम सेठ रोशन लाल के बेटे हो ना, उनके मुझ पर बहुत उपकार है। नहीं नहीं, आप ये साड़ी अपने पास रख लो। मेरी माँ वैसे भी नहीं लेगी इसे। मैं आऊंगा और खरीद के लेकर जाऊंगा। वाह बेटा, तुम बिल्कुल अपने पिताजी पर गए हो। भगवान तुम्हें वो सब कुछ दे जो तुम चाहते हो। फिर गुड्डू दुकान से बाहर आता है और एक जगह उदास होकर बैठ जाता है। क्या जिंदगी है यार, इतनी मेहनत और कबाड़ी के काम के बाद भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ए बाबू बेटा, एक लॉटरी का टिकट खरीद लो। सुबह से बोनी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं खाया है। ये लो बाबा, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। मेरे काम तो आ नहीं पाए, शायद आपके काम आ सके। लॉटरी वाला गुड्डू से पैसे ले लेता है और लॉटरी देता हुआ बोलता है, तुम कितने अच्छे हो बेटा, ये टिकट रख लो, शायद कल तुम्हारा ही नंबर निकल जाए। तुम भी बाबा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी सड़ी हुई किस्मत में कुछ अच्छा होना लिखा ही नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो तो मैं रख लेता हूँ बस। बेटा, ऐसा नहीं बोलते, किस्मत पलटते देर नहीं लगती। तूने मेरी मदद की है, एक गरीब और भूखे की। भगवान ने तेरे लिए शायद कुछ अच्छा सोच रखा हो। ये टिकट रख ले, शायद कल तेरा ही नंबर हो। ऐसा कहकर लॉटरी वाला वहाँ से चला जाता है और गुड्डू भी उदास मन से घर चला जाता है। घर पहुँचते ही उसे पता चलता है कि उसकी दादी शकुंतला बहुत बीमार है। दादी, क्या हुआ दादी को? ये आंखें क्यों नहीं खोल रही माँ? पता नहीं बेटा, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। दादी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने बोला है इन्हें शहर में बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? माँ, कल हमारे पास पैसे आ जाएंगे। ये देखो, लॉटरी का टिकट। फिर गुड्डू शीला को दिन में उसके साथ हुई सारी बात बताता है। ओह, तो कितना भोला है बेटा, भला कभी ऐसा होता है? लॉटरी ऐसे नहीं निकलती। मुझे तो चिंता हो रही है, हम दादी को शहर कैसे ले जाएंगे? अब ले देकर ये घर ही बचा है, इसे भी बेचना पड़ेगा। तभी शकुंतला बोलती है, नहीं बेटी, ऐसा मत करना, ये मेरे पति और बेटे की आखिरी निशानी है। इस घर को मत बेचना, इस घर के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें और गुड्डू को देने के लिए। मर जाने दो मुझे। तुम चुप करो माँ, और मरने की बातें मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन शीला का मकान देखने के लिए एक सेठ आया होता है। बड़ी शीला जी, मकान तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपको उतने पैसे नहीं दे पाएंगे जितने आप मांग रहे हो। आप सोच लो, मैं कल फिर आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो सेठ वहाँ से चला जाता है। गुड्डू और शीला उदास होकर बैठ जाते हैं। तभी वही लॉटरी वाला वहाँ से जा रहा होता है। गुड्डू उसे रोकता है। अरे बेटा, तुम ही थे ना जो मुझे कल मिले थे। क्या करूं, बुढ़ापे में थोड़ा भूल जाता हूँ। हाँ बाबा, मैं ही हूँ, लेकिन क्या हुआ, आप बहुत हंस रहे हो। लगता है बेटा तुमने वो लॉटरी का नंबर चेक नहीं किया, क्यों? तब तक शीला भी वहाँ आ जाती है। अरे बाबा, क्या होगा मिलाकर भी, अब तो लगता है भगवान ने हमारी किस्मत की रेखा बनाई ही नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटी, भगवान ने सबके हिस्से के दुख और सुख उसे देकर ही इस दुनिया में भेजा है। तुम अब लॉटरी का टिकट निकालो और नंबर मिलाओ तो सही। शीला लॉटरी वाले की बात मान बेमन से नंबर मिलाने लगती है। 2, 4, 6 और ये आखिरी का 9। अरे ये तो हमारी लॉटरी का नंबर है। मैं ना कहता था, भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ रखता है बेटी। ऐसा कहकर लॉटरी वाला वहाँ से गायब हो जाता है।
मेहुल पार्क में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। एक अननोन पर्सन मेहुल के पास आता है और अपने सामान की चोरी होने के बारे में बताता है। उस मैन की पूरी बात सुनने के बाद मेहुल इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। सर्चिंग करने के बाद मेहुल को बार के बाहर वो तीनों चीजें मिल जाती है। जैसे ही मेहुल बार के अंदर जाता है, मेहुल को 4 पीपल्स नजर आते हैं। इन चारों को देख के मेहुल समझ जाता है इन चारों में से एक चोर है। दोस्तों, क्या आप इन चारों को अच्छी तरह देखने के बाद बता सकते हो इन चारों में से वो चोर कौन है? इन चारों में से चोर ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 को पता था अगर वो चोरी का कोई भी सामान अपने पास रखेगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो कोई भी सामान अपने पास नहीं रखता। जिसे देख के मेहुल समझ जाता है ऑप्शन 4 चोर है और उसे अरेस्ट कर लेता है। दोस्तों, क्या आप भी ऑप्शन 4 के चला के समझ गए थे? कमेंट में बताइएगा।